स्टडी वेब्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार आप सभी को मध्यकालीन भारत के इस सीरीज़ में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम लोग दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे और इसमें हम लोग ये जो लुसेंट की बुक है ऑब्जेक्टिव की, लुसेंट वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान, इसको कवर किया जाएगा और पर डे इससे 100 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा विभिन्न टॉपिक से रिलेटेड और सीरियल वाइज टॉपिक चलते रहेगा। इसके पहले हम लोग 14 वीडियो को किए हैं जिसमें हम लोग मध्यकालीन भारत के विभिन्न पहलुओं को एनसीईआरटी और प्लस में दृष्टि आईएएस के बुक से कवर किया था। आज से हम लोग लुसेंट ऑब्जेक्टिव का सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम लोग दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट करते हुए पूरे मध्यकालीन भारत को देखेंगे। तो चलिए लुसेंट का के ऑब्जेक्टिव को इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे कि एकदम जिस तरह से बच्चों को पढ़ाया जाता है एकदम याद हो जाएगा, ट्रिक भी इसमें बताया जाएगा। तो चलिए आगे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, एसएससी रेलवे और जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सबके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास करके 66 बीपीएससी तो इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए, और साथ में बिहार एसआई के जो मेन से होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और 100 एमसीक्यू क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको और भी वीडियो की जानकारी मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन जो है कहता है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। इसका आंसर है मोहम्मद गजनवी। यानी मोहम्मद गजनवी को खलीफा ने सुल्तान की उपाधि दी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों, जो उसका आक्रमण हुआ था 1000 से 1026 ईस्वी के बीच में हुआ था, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण मोहम्मद गजनवी का जो था वो सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया था 1025 से 26 ईस्वी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो उसका आंसर डी नंबर होगा। कहता है कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्ति करना उसका उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए हुए विद्वान अलबरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो अलबरूनी ने किताबुल हिंद की रचना की थी और अलबरूनी किसके साथ आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा फारसी थी। अगर आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उससे जाकर देख सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। लोदी वंश का शासक था और बहलोल लोदी के बाद सिकंदर लोदी शासन करने आया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर पे कि निम्नलिखित में से दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या जिसको पोलो बोलते हैं खेल है उसको खेलते हुए हो गई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक की हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में है उसका निर्माण किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराई की पहली लड़ाई जो थी, देखिए ये सारे क्वेश्चन लगभग सभी जो क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। जैसे ये एसएससी एग्ज़ाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है और भी आगे हम लोग देखेंगे कि विभिन्न एग्ज़ामों में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन भी यहीं से आता है और रिपीटेड होते रहता है इस एग्ज़ाम में उस एग्ज़ाम में। तो तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई थी, तो निम्नलिखित में से किसके बीच ये तराइन की युद्ध लड़ी गई थी? तो यह है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी का चाचा था या वो उसका ससुर भी था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो इल्तुतमिश की बेटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जर्नल को छोड़कर गया था? यानी अपने जीते हुए प्रदेश को किसको देकर गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को, और यही कुतुबुद्दीन ऐबक आगे चल के गुलाम वंश की नींव रखता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देखिए ये भी एग्जाम, एसएससी एग्जाम में पूछा गया हुआ क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। तो मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था सबसे ज़्यादा। तराइन का द्वितीय युद्ध किसने किसको हराया था। तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और 1192 ईस्वी में द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1329 से 30 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा या सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। मोहम्मद बिन तुगलक को सनकी भी बोला जाता है, सनकी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण कहा है। तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था। तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। एक ट्रिक हम दिए थे कि बहता हुआ सिकंदर हिम तक पहुंचा। बहता मतलब बहलोल लोदी, सिकंदर मतलब सिकंदर लोदी। बहता हुआ सिकंदर हिम तक पहुंचा मतलब इब्राहिम, इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि इनामी भूमि किसे दिया जाता था। तो विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को इनामी भूमि दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिन्होंने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और इसके लिए दक्षिण अभियान के लिए मलिक काफूर को उसने भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो मोरक्को यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली पर तुर्क आक्रमण करने वाला कौन था। तो महमूद गजनवी प्रथम तुर्क आक्रमणकारी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन अपने को बुत सिकन या मूर्ति भंजक कहता था। तो महमूद गजनवी कहता था। महमूद गजनवी ने कौन से उपाधि धारण की थी। तो यामुन उद्दौला, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ, और यामुल उल मिल्लत यानी कि मुसलमानों का संरक्षक। ये दोनों उपाधि जो है महमूद गजनवी ने धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया था। तो हिंदू शाही राजा था जो जयपाल, उसके विरुद्ध किया था। ब्राह्मण शाही या हिंदू शाही राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू शाही राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो वह हिंद थी। इसको अहिंद या उद्भांडपुर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था। तो जाटों के विरुद्ध था। एक जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि जब यह सोमनाथ मंदिर को लूट कर जा रहा था, तो जाटों ने उस पर हमला किया था, इसके काफिले पर, और कुछ धन को लूट लिया था। तो इसी के बदला लेने के लिए जाटों के विरुद्ध 27 ईस्वी में यानी कि 1027 ईस्वी में महमूद गजनवी ने पुनः जाटों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट देखते हैं कि हिंदू शाही राज्य का कौन सा शासक तुर्कों के बार बार पराजय होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर लिया था। तो राजा जयपाल जो था वही आत्महत्या कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी किस वंश का था। तो यामीन वंश का था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट थोड़ा लगेगा या जो ऐसा लगेगा कि जिसको बार बार आपको देखना है, उस पर हम खुद ही टिक लगाए हुए हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए। महमूद गजनवी किस वंश का था। तो महमूद गजनवी यामीन वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था। तो इतिहासकारों में देखिए मेनली रूप से फिरदौसी शामिल नहीं था। जो महमूद गजनवी के साथ आया था उसमें फिरदौसी नहीं था। उसमें अलबरूनी था, उतबी था और बैहाकी था। अच्छा, अलबरूनी का जो लेखन है किताबुल हिंद। दूसरा अगर उतबी की लेखन बोला जाए तो तारीख यामीन है। और तारीख सुबुक्तगीन का लेखक कौन है, बैहाकी है। तो ये तीनों महमूद गजनवी के साथ भारत में आए थे। देखिए इस तरह से मैं बता रहा हूँ कि आप लोग सिर्फ सुनते रहें तो सब याद हो जाएगा। तो टेंशन ना ले दोस्तों, आगे चलते रहें, हमारे साथ बढ़ते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के आक्रमण के परिणाम स्वरूप कौन सा शहर फारसी संस्कृति का केंद्र बन गया। तो लाहौर बन गया था फारसी संस्कृति का केंद्र। किसने ढोल की तेज आवाज़ के साथ एक महिला का अपने पति के चिता पर स्व को जला लेने के दृश्य को भयानक चित्रण किया। तो इब्न बतूता। सती प्रथा का बहुत भयानक और विस्तृत चर्चा जो है इब्न बतूता ने किया था। इब्न बतूता कहाँ का था। तो मोरक्को यात्री था। ठीक है। भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक माना जाता है। तो मोहम्मद गौरी को माना जाता है। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी। तो इल्तुतमिश ने इक्तदारी प्रथा चलाई थी।
लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारत का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा दानी प्रवृत्ति का था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 13वीं सदी में सेना का सर्वोच्च अधिकारी खान होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा कराया? तो इल्तुतमिश ने पूरा कराया, लेकिन शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने स्थापित किया था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप बार बार देखें, इस तरह का क्वेश्चन बहुत कम मिलता है। ये आरआरबी एएसएम में पूछा गया है 2005 में। तो पंजाब के हिंदुशाही राजवंश को किसने स्थापित किया था? तो कल्लर ने स्थापित किया था, जिसका शासक बाद में जयपाल हुआ था। ठीक, वह रोमन सम्राट अगस्टस की भांति सावधान था, जो कि एक दूसरे की तरह शक्तिशाली ना लगे और वह पहले के स्तर से अधिक न लगे। यह संदर्भ किसका है? तो बहलोल लोदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलबरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो महमूद गजनवी के साथ आया था भारत। अब ये मिलान करना हुआ है, मैंने पहले से ही मिलान करके रखा है ताकि टाइम बचे। तो निज़ामुद्दीन औलिया ये कौन थे? तो सूफी संत थे। मलिक काफूर तो हजार दिनारी से कहा जाता था, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के गुजरात अभियान के समय इसको 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी कहा जाता है। और बाद में मलिक काफूर को ही अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के का जो है सेनापति या नेतृत्व प्रदान करने के लिए इसको भेजा था। अलाउद्दीन खिलजी तो नियंत्रित दाम एवं राशन की शुरुआत की, बाजार नियंत्रण की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तो दास राजवंश उखाड़ फेंका था, यानी गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा शासक दास या गुलाम वंश से संबंधित था? तो इल्तुतमिश दास वंश से संबंधित था। हुमायूं, अकबर, शाहजहां ये सारे किस वंश से हैं? मुगल से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, और फिर इसको मोहम्मद बिन तुगलक अपना राजदूत बनाकर इसको चीन भेजता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यह था मुबारक शाह खिलजी। खिलजी वंश का मुबारक शाह खिलजी जो है स्वयं को ही, मतलब खुद को ही खलीफा घोषित कर दिया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो बहलोल लोधी। इसका ट्रिक था कि बहता हुआ सिकंदर हिम तक पहुंचा, यानी बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास में बाजार नियमों का या मूल नियंत्रण पद्धति तो अलाउद्दीन खिलजी ऊपर ही बता चुके थे। राज्य संबंधों में उलेमाओं के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? ये भी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। जो मुस्लिम धर्म के उलेमा होते थे, यानी कि एक तरह से मौलवी मौलाना जो होते थे, उनका दखल राज्य में होता था, राजनीति में होता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जब शासक बना तो उसने इन लोगों के विरुद्ध में, मतलब इन लोगों को संरक्षण नहीं दिया, इन लोगों को राज दरबार में स्थान नहीं दिया। साथ में अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म भी चलाने जा रहा था, लेकिन उलेमाओं ने इसका विरोध किया था उस समय, इस वजह से ये उसको नहीं चला पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलबरूनी द्वारा रचित पुस्तक किताबुल हिंद या तारीखुल हिंद में किन विषयों की समीक्षा की गई है? तो इसमें भारतीय इतिहास और भूगोल का भी समीक्षा किया गया है, भारतीय गणित का भी समीक्षा किया गया है, इसके बाद खगोल विज्ञान दर्शन का भी समीक्षा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलबरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अलबरूनी का पूरा नाम जो था अबू रेहान मोहम्मद था। अबू रेहान मोहम्मद था ये। और ये अलबरूनी किसके साथ में आया था भारत में? तो मोहम्मद गजनवी के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलबरूनी के अनुसार अंत्यज यानी चतुष्वर्ण के नीचे का वर्ण में शामिल था, यानी चारों वर्णों में सबसे नीचे के वर्ण में कौन शामिल थे? तो ए और बी इसका दोनों आंसर है, यानी कि धोबी, मोची, जादूगर, डालिया व ढाल बनाने वाले, नाविक, मचुआ, ब्याद, जुलाहा, ये सारे जो है निम्न वर्ग में शामिल थे। 11वीं सदी के भारत का दर्पण
किसे कहा जाता है? तो किताबुल हिंद को 11वीं सदी का भारत का दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारत के विषय में बहुत अच्छा तरह से वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि वह हिंद का युद्ध जो 1008 ईस्वी 8 से 9 ईस्वी के बीच में लड़ा गया था, किसके बीच लड़ा गया था? तो यह महमूद गजनवी और पाल शासक आनंद पाल के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने अस्थाई सेना रखा? तो अस्थाई सेना अलाउद्दीन खिलजी ने रखा था, और इसने जो जागीरें दी जाती थी भूमि सेनाध्यक्षों को या सेनापतियों को या सेना से संबंधित लोगों को, उसको समाप्त करके सेना को अस्थाई वेतन देने लगा था। साथ में घोड़ों को दागने की प्रथा या मुहर लगाने की प्रथा शुरू की थी। साथ में सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा, जो निशान लिखने की प्रथा थी, उसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बाबत से संबंध के कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें जो सही है दोस्तों उसको टिक लगा दिया है मैंने। अलाउद्दीन खिलजी ने अनाज के दाम नियंत्रित किए थे, यानी कि बाजार नियंत्रण स्थापित किया था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिन्हें सैनिकों को नगद वेतन दिया, ये भी सही है। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट बोला गया है अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में किसानों द्वारा किए गए भू राजस्व का अंश फसल के आधे भाग तक बढ़ गया था, यानी कि भू राजस्व जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय में 50% हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने तैमूर शासक मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया? तो एक खिज्र खा सैयद वंश का जो संस्थापक था खिज्र खा, वो मिर्जा शाहरुख के अधिराज्य में आना स्वीकार किया, और ये इसको बहुत मानता था। इसी के नाम से सिक्के भी खिज्र खा चलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन गुलरुख के नाम से कविताएं लिखता था? तो ये सिकंदर लोदी है जो अपना गुलरुख के नाम से कविताएं लिखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि रजिया सुल्तान के संबंध में असत्य है। रजिया सुल्तान जो गुलाम वंश की शासिका थी और इल्तुतमिश की पुत्री थी, इसके बारे में जो है असत्य घटना जो है वो डी नंबर ऑप्शन है, बोलता है कि रजिया ने सर्वप्रथम तुर्क सामंत वर्ग की शक्ति को संदृढ़ प्रदान करने की कोशिश की और गैर तुर्क शासकों की शक्तिहीन बना दी। ऐसा नहीं है दोस्तों, रजिया जो है वो तुर्क सामंत जो होते थे या जो अमीर तुर्क होते थे उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। इसी कारण बाद में इसकी हत्या करवा दी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि डाकुओं के द्वारा कैथल में करवाया गया था, लेकिन वो भी किसी इतिहासकार ने कोई इतिहासकार उसको षड्यंत्र की संज्ञा देती है। ठीक है, देते हैं। ठीक है। अच्छा, रजिया के बारे में सही कथन क्या है? तो इल्तुतमिश ने वंशानुगत राजतंत्र स्थापित करने की कोशिश की और पुत्रों की अयोग्यता के कारण रजिया को उत्तराधिकारी मनोनीत किया। ये बात सही है कि इल्तुतमिश अपने जीवन काल में ही उसको पता था कि मेरे पुत्र बहुत अयोग्य हैं, इसीलिए अपनी पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी बनाया था। इसके बाद कहता है कि 1236 ईस्वी में जनता के सक्रिय सहयोग से रजिया सुल्तान दिल्ली की सुल्तान बनी थी। ये बात सही है दोस्तों कि 1236 ईस्वी में रजिया ने लाल कपड़ा पहनकर और जनता से न्याय मांगा था, जब इसके भाई को सुल्तान बना दिया गया था, और इसके बाद जनता ही ने इसको शासक बनाया था। इसने हबशी सरदार मलिक याकूत को नायब मौलकित की पद पर नियुक्त किया था, यानी अमीर याकूर भी इसको बोलते हैं। मलिक याकूत को नियुक्त किया गया था घोड़े का सरदार। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कथन बलवन के संबंध में असत्य है? तो बलवन के संबंध में इसमें से कोई असत्य नहीं है, यानी सब सही है। 40 दल के से संबंधित सामंत थे, उनका दमन बलवन नहीं किया था, ये भी सही है। कहता है कि कानून व्यवस्था की बहाली के लिए उसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी, ये भी सही है। देखिए, जब बलवन राज सिंहासन पर बैठता है तो उस समय सल्तनत काल की स्थिति बहुत खराब रहती है, अव्यवस्था स्थापित रहता है। तो इसको दूर करने के लिए बलवन जो है लौह एवं रक्त की नीति अपनाता है, यानी कड़ा रुख अपनाता है, और छोटे छोटे अपराधों पर भी बहुत भारी भरकम दंड देकर लोगों को कुचलता है। और ऐसे ही जो 40 दल के सरदार थे वो उन लोगों को इसने कुचल दिया था, यानी उन लोगों का दमन कर दिया था। इसके बाद उसने केंद्रीय सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना की थी। तो ये अगर क्वेश्चन आएगा कि दीवाने अर्ज की स्थापना किसने किया था, तो यह बलवन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों।
सही कालक्रम, सही वंशों का सही क्रम बताना है तो JKTSL हम बताए ही, पहले भी ट्रिक बताया पिछले की वीडियो में। आप नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लेलिस्ट का, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। देखिए कहता है सबसे पहले होता है गुलाम वंश, JKTSL, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो गुलाम वंश सबसे पहले आ जाएगा, फिर खिलजी वंश आएगा, इसके बाद तुगलक वंश आएगा, इसके बाद सैयद आएगा, इसके बाद लोदी आएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी के आक्रमणों का निम्न में से कौन सा परिणाम नहीं था। तो मोहम्मद गौरी के आक्रमणों में से कौन सा परिणाम नहीं था, तो इसका आंसर होगा ए। कहता है कि पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तरी भारत का एक केंद्रीय सत्ता के अधीन हो गया था। ऐसा नहीं है दोस्तों, मोहम्मद गौरी के आक्रमणों में परिणाम नहीं था, ये ऐसा नहीं है। जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर आया था तो पंजाब से लेकर बंगाल तक फिर से उत्तर भारत तक केंद्रीय सत्ताधीन हो गया था, ऐसा नहीं था। ये तो पूरा तरह से साम्राज्य स्थापित भी नहीं कर पाया था, कुछ क्षेत्रों को जीता था और उन क्षेत्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपते हुए लौट गया था। तो इसके बारे में सही कथन यह है कि भू राजस्व से प्राप्त आर्थिक साधन अब प्रत्यक्ष रूप से शासक के हाथों में केंद्रित होने लगा था, इसके शासनकाल में ऐसा हुआ था। उत्तर भारत में एक नगरीय क्रांति का सूत्रपात हुआ। इतिहासकार तुर्कों के आक्रमण को नगरीय क्रांति की संज्ञा देते हैं और विशेष रूप से मोहम्मद गौरी के आक्रमण को, या मोहम्मद गौरी के आक्रमण को नगरीय क्रांति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तुर्कों द्वारा राजपूतों को पराजित करने का निम्न में से कारण था। तो 1, 2, 3 सभी कारण, ये तीनों वही कारण थे कि क्यों तुर्क जो है राजपूतों को पराजित कर पाए। तो सबसे पहला था कि उनके समाज का पृथकवादी एवं अनुदार होना। देखिए ऐसा था कि उस समय के जो राजपूत शासक थे वो एक दूसरे से बटे हुए थे, अलग थे, पृथक थे। तो इस वजह से जब एक पर आक्रमण होता था तो दूसरा सहयोग नहीं करता था, और सहयोग तो करने की बात दूर की बात है, वो ज़्यादातर आनंद ही उठाते थे कि दूसरों पे आक्रमण हुआ है। इसके बाद असमानता पर आधारित जाति व्यवस्था। एक बहुत बड़ी कमी ये रही कि उस समय सिर्फ ये कहा जाता था कि जो क्षत्रिय वर्ग होंगे वही युद्ध में सहयोग करेंगे, वही लड़ेंगे, वही सेना में भर्ती होंगे। तो इस वजह से बहुत बड़ी संख्या में लोग जो थे वो सेना में शामिल ही नहीं हो पाते थे। तो इस कारण सेना में जो है सैनिकों की संख्या बहुत कम होती थी, ये भी एक कारण था। और तीसरा जो कारण था वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अवनति। अवनति का मतलब होता है बहुत कम प्रगति होना। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राजपूतों के समय में, राजपूतों के पास में उस समय नहीं थी। यानी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मतलब है कि युद्ध लड़ने के लिए जो तकनीक यूज़ किए जाते हैं, तो बारूद वगैरह वगैरह, वो सब उन लोगों के पास में नहीं थी, या थी भी तो बहुत कम थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि गुलाम वंश के आरंभिक शासकों का निम्न में से कौन सा सही कालक्रम है। तो देखिए सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक आ जाता है, इसके बाद आराम शाह आएगा, उसका पुत्र रहता है, इसके बाद इल्तुतमिश आता है, इल्तुतमिश के बाद इसके बाद रजिया सुल्तान आती है। इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र थोड़े समय के लिए बैठता है, तब रजिया सुल्तान आती है, लेकिन इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अलाई दरवाज़ा, देखिए इसका बी आंसर था, टिक मारा हुआ है। अलाई दरवाज़ा निम्न में से किसका मुख्य द्वार है। तो कुतुब मीनार का जो मुख्य द्वार है वो अलाई दरवाज़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दोस्तों सुमेलित करना है, जो सुमेलित किया हुआ है। हिंदुओं द्वारा किए जाने वाले भूमि कर जो है उसको खराज बोलते थे। तो हिंदू जो भूमि कर देंगे उसको, उसका नाम क्या होगा, खराज होता था उस समय। युद्ध की लूट में राज्य का जो 1/5 भाग होता था उसको खम्स कहा जाता था, खुम्स या खम्स। मुस्लिम द्वारा दिए जाने वाले भूमि कर को उस्र कहा जाता था, और मुसलमानों द्वारा धार्मिक कर जो दिया जाता था उसको जकात कहा जाता था। नेक्स्ट है दोस्तों, इब्राहिम लोदी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो महान निर्माता एवं कला पुजारी था, ऐसा नहीं है। इब्राहिम लोदी अंतिम लोदी शासक था, ये बहुत अयोग्य शासक सिद्ध होता है। इस कारण बाबर आक्रमण करता है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की प्रथम युद्ध होती है 1526 ईस्वी में, और जिसमें इब्राहिम लोदी हारता है। तो इसके बारे में सब सही कथन को देख लेते हैं। तो यह क्रूर एवं निरंकुश शासक था।
अफ़गान अमीरों की खिलाफत की थी इसने। अफ़गान, ये खुद भी अफ़गान था, और अफ़गान जो अमीर साथी थे उस उन लोगों को इसने विशेष दर्जा नहीं दिया था। दौलत खां, जो इसका इसी से संबंधित, इसी वंश का होता है दौलत खां, उसने काबुल के शासक बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बुलाया था। तो ये भी घटना उसके समय की है, तो ये सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अमीर खुसरो के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसके बारे में 1 2 3 4 सभी कथन जो है वो सत्य हैं। वे सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। तो अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इसके बाद जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के दरबारी कवि थे वो अमीर खुसरो। इसके बाद भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और ये ईरानी वाद्य यंत्र तंबूरा, इन दोनों के मिश्रण से सितार का आविष्कार किया था। तो अमीर खुसरो ने किसका आविष्कार किया था? तो सितार का। या सितार का आविष्कार किसने किया था? तो अमीर खुसरो ने। इसके बाद ख्याली गायकी का जो आविष्कार था वो अमीर खुसरो ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। दिल्ली सल्तनत के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन सा उत्तरदायी था? तो इसमें से 1 2 3 तीनों उत्तरदायी है। पहला तो दुर्बल प्रशासन, यानी कि जो शासक हुए बहुत कमजोर हुए। इसके बाद तैमूर का आक्रमण, और इसके बाद अधिग्रहण की स्पष्ट नीति का अभाव। तो ये 3 कारण थे दिल्ली सल्तनत के पतन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका आक्रमण भारत पर किया गया द्वितीय तुर्क आक्रमण था? तो ये मोहम्मद गौरी था। पहले तो मोहम्मद गजनवी आया था, और इसके पहले अगर आप अरबों का बोले, अरबों के रूप में, तो मोहम्मद बिन कासिम आया था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो मोहम्मद गौरी संसबनी वंश का था। मोहम्मद गौरी किस वंश का था? तो संसबनी वंश का। ये भी क्वेश्चन आप लोग बार बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद गौरी का नाम जो है इनमें से सभी, यानी कि मोइजुद्दीन भी बोला जाता था। मोइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, इस तरह से भी उसका नाम है। इसके बाद शहाबुद्दीन भी। शहाबुद्दीन का मतलब होता है धर्म का ज्वलंत नक्षत्र। और इसके बाद मोहम्मद बिन साम भी बोला जाता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये मुल्तान के खिलाफ, करामाती शासक के खिलाफ किया था। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया? तो यह मोहम्मद गौरी को सोलंकी वंश का शासक था भीम द्वितीय, उसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच मूल जो है विवाद का कारण क्या था? तो भटिंडा जो है स्तरभहीन, वो जो है मेन विवाद का कारण था मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। इसी के परिणाम स्वरूप तराइन का युद्ध हुआ था, जो दोनों युद्ध हुआ था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोहम्मद गौरी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भारतीय आक्रमण कौन था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध था, क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी एवं कन्नौज के राजा जयचंद के मध्य 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद गौरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? तो पंजाब में खोखर जातियों के विरुद्ध था। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध था? तो पंजाब के खोखर जातियों के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तराइन का द्वितीय युद्ध ऐसा निर्णायक युद्ध समझना चाहिए जिससे भारत पर मुसलमानों की आधारभूत सफलता निश्चित कर दिया। बाद में होने वाले आक्रमण इसके परिणाम मात्र थे। यह किसका कथन था? तो B.A. स्मिथ जो है वो कहते हैं कि ये कथन जो है B.A. स्मिथ का है, और वो कहते हैं कि तराइन का जो द्वितीय युद्ध था वो निर्णायक युद्ध समझा जाना चाहिए मुसलमानों की आधारशिला रखने के लिए, क्योंकि इसमें मोहम्मद गौरी जीता था और इससे उत्तर भारत के बहुत सारे क्षेत्रों पर उसका कब्जा हो गया था। और ये कहते हैं कि इसके बाद के जो आक्रमण हुए बस इसका परिणाम मात्र था, क्योंकि इस तरह से स्थिति सुदृढ़ बन गई थी उन लोगों के आक्रमण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि मोहम्मद गौरी के किस सेनापति ने बिहार विजय 1202 और 3 में, बंगाल विजय 1204-5 में और असम पर आक्रमण 1206 ईस्वी में किया था? तो मोहम्मद गौरी का वह सेनापति कौन था? तो
इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। बस बख्तियार खिलजी नाम रख लीजिए, याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है, परंतु भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत में जो मुस्लिम राज्य का संस्थापक मोहम्मद गौरी को तो माना जाता है, लेकिन अस्थायी रूप से यानी स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का संस्थापक किसको माना जाएगा? तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी जब आक्रमण किया था तो उस समय देवगिरी का शासक जो है रामचंद्र देव थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब उसने राज्यत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी का यह कथन किस सुल्तान के बारे में है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में है। ये मैंने पहले भी चर्चा किया है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वह उलेमाओं की बातों को नहीं मानता था, शरीयत को भी नहीं मानता था। इसका ही कथन था कि मैं वही निर्णय लूँगा जो प्रजा के हित में होगा, और मैं इससे बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता हूँ या बिल्कुल भी नहीं सोचता कि शरीयत में इसके बारे में क्या कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो वह धर्म से बिल्कुल ही स्वतंत्र चलता था। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि सल्तनत काल में भूराजस्व सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? भूराजस्व का सर्वोत्तम ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो उसे चौधरी बोला जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज्य स्थापित हुआ था? तो तैमूर के आक्रमण के बाद सैयद वंश का स्थापित हुआ था, और सैयद वंश का स्थापना किसने किया था? तो खिज्र खां ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो वह फिरोज तुगलक के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिया था? तो वो भी फिरोज तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक भी एफटी बोलते हैं। इसका भी तुगलक वंश के बारे में हम एक ट्रिक दिए थे कि जीटी रोड पर एमबीटी फटफटिया चला रहा है, यानी जीटी मतलब गियासुद्दीन तुगलक पहला सुल्तान था। इसके बाद एमबीटी मतलब मोहम्मद बिन तुगलक आया था, और फटफटिया मतलब एफटी यानी कि फिरोज शाह तुगलक था। तो फिरोज शाह तुगलक ने रोजगारों को रोजगार दिया था, यानी रोजगार विभाग की स्थापना भी इसने किया था। किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किए? तो ये भी फिरोज तुगलक ने किया था। इसके बाद नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण था मुसलमान। बख्तियार खिलजी जो था उसने ही इसको ध्वस्त करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है तबीकात नासरी के लेखक कौन है? तो मिनहाजुस सिराज, यानी मिनहाजुस सिराज के लेखनी कौन सा है? तबकात नासरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी, और इसके बाद आराम शाह बैठता है, और आराम शाह के बाद इल्तुतमिश आता है, और इल्तुतमिश ही अपने राज्य की राजधानी जो है वह दिल्ली को बनाता है। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाएगा। अगर ऐसे पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन है तो कुतुबुद्दीन ऐबक आंसर होगा, लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है दिल्ली सल्तनत का, तो वह इल्तुतमिश होगा, क्योंकि उसने राजधानी को दिल्ली बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई थी? तो वह जफर खां था। इसके दो बहुत महत्वपूर्ण सेनापति हुए थे, जिसमें जफर खां की मृत्यु मंगोलों से के विरुद्ध लड़ते हुए हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भू उत्पादन पर लगने वाले करों को इंगित करता है? तो इसमें इसका आंसर 1, 3, 4 है, यानी कि खराज, उस्र और मुक्तई। यानी कि खराज, उस और जो मुक्तई है ये भू राजस्व कर का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलकनामा के रचनाकार का नाम बताइए। तो अमीर खुसरो जो है तुगलकनामा को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम इक्ता प्रदान किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने प्रथम इक्ता प्रदान किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि की अधिक पैमाने पर विकास हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में खालसा भूमि जो भूमि सुल्तान के अधिकार में
यानी राज्य के संरक्षण में डायरेक्ट होता था, उसी को खालसा भूमि बोला जाता था। और इसका विकास सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ था। यानी कि इसने क्या किया था कि जो भी भूमि अपने अधिकारियों को दिया था उसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका, सस्कनी और जित्तल किन धातुओं के बने होते थे? तो टंका जो है वो चांदी का होता था, ससगनी जो होता है वो भी चांदी का होता था, और जीतल जो है वो तांबा का होता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर क्वेश्चन है कि अमीर कोही जो कृषि विभाग था नामक एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। यानी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में अमीर कोही यानी कृषि विभाग एक शुरू किया गया था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन समाप्त हुआ और इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन को किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं और इसके आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके बेल आइकन को दबा लें और सब्सक्राइब कर लें। और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। हाँ, कमेंट करना ना भूलें दोस्तों, इसमें और क्या सुधार चाहते हैं, और साथ में वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।